बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कल हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था और स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास जो बाहर वाला आउटर रेड कलर होता है उसे रीनल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। इनर वाला जो होता है उसे रीनल मेडोला का नाम देते हैं। कॉन शेप्ड एरियाज़ होते हैं जिन्हें क्या नाम देते हैं, रीनल पिरामिड्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो और टर्म्स थी जो हाइलेस से निकल रही थी। मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल्स वगैरह जो होती हैं वो कहाँ से निकल रही होती हैं, हाइलेस जिनके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है जहाँ से वो किडनी के अंदर भी जाता है और बॉडी से बाहर भी जाता है। वहाँ पे हमारे पास रीनल आर्टरी होती है। रीनल आर्टरी ब्लड को किडनी के पास लेके जाती है और रीनल वेन जो होती है ब्लड को क्या करती है, लीव कर देती है। यानी इस वेन के थ्रू ब्लड जो होता है किडनी को लीव कर देता है। यहाँ से ब्लड जाता है और यहाँ से वापस आ जाता है। इस सारे फिनोमेने में जो ब्लड अंदर गया है वो मुकम्मल तौर पे साफ़ हो जाता है। साफ़ कैसे होता है कि उसमें जितने भी साल्ट के एक्स्ट्रा होते हैं, वाटर वगैरह एक्स्ट्रा होता है, वो मुकम्मल तौर पर जो होता है वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। आज हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे। स्टेप्स में ये देखें, कल हमने उसके पार्ट्स पढ़े थे। पार्ट्स में हमने कहा था कि हमारे पास नेटवर्क होता है कैपिलरीज़ का, जिसे क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। इस कैपिलरीज़ के बाहर एक कैप्सूल शेप्ड एरियाज़ होते हैं। ठीक है, कप शेप्ड एरिया आपने पढ़ा हुआ था। ये कप शेप्ड एरिया जो बाहर नज़र आ रहा है इसे क्या नाम देना है, बोमेन कैप्सूल का नाम देना है। पहला स्टेप जो किडनी ने फंक्शन करना है वो इन दोनों को मिला के करना है। इन दोनों को कैसे मिला के करना है, जैसे ही ब्लड ने एंटर होना है उसने सबसे पहले कहाँ पर जाना है, ग्लोमेरुलस पे जाना है। अब यहाँ पर ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है, ब्लड के अंदर जितने भी वाटर, साल्ट वगैरह और यूरिया, यूरिक एसिड जो भी चीज़ें होती हैं ब्लड के अंदर, ग्लूकोज आ गया, ठीक है, उसने सारा का सारा जो होता है ग्लोमेरुलस से किसके पास भेज देना होता है, बोमेन कैप्सूल के पास भेज देना होता है। अब वो फिल्ट्रेट जो बोमेन कैप्सूल के पास आ गया है वो यहाँ से गुजर गया है, इसलिए उसे क्या नाम देना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देना है। यानी ऐसा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस में हमने ब्लड को फिल्टर किया है किसके थ्रू, ग्लोमेरुलस के थ्रू। ठीक हो गया। ये हमारा जो पहला स्टेप है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन, यानी प्रेशर के थ्रू जो होती है फिल्ट्रेशन हो जाती है। फिल्ट्रेशन कैसे होती है कि ब्लड के अंदर से ज़्यादातर साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड जो कुछ भी होता है वो ब्लड से निकल कर किसके पास आ जाता है, बोमेन कैप्सूल के पास आ जाता है। ठीक हो गया। सेकंड स्टेप में देखें तो सेकंड स्टेप में ये दोनों प्रोसेस होने के बाद हमारे पास सबसे पहले आता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल। उसके बाद हमारे पास डिसेंडिंग लाइम आता है, असेंडिंग ऊपर को जाने वाला लाइम आता है और फिर क्या आ जाता है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये चारों स्टेप ने मिलकर सेकंड स्टेप बनाना होता है। सेकंड स्टेप जो होता है इसमें हमने रीअब्जॉर्प्शन करनी होती है। रीअब्जॉर्प्शन मतलब यहाँ से जो वाटर, साल्ट या यूरिया या ग्लूकोज जो कुछ भी निकला है, अगर बॉडी को उसकी ज़रूरत है तो यहाँ से वो कुछ जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या कर लेंगे, ये इसको क्या कर लेंगे, रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी यूरिन बन रहा है ना यहाँ पे सारे प्रोसेस में, तो यूरिन से दोबारा क्या कर लेंगे, इसको रीअब्जॉर्ब कर देंगे। अभी यूरिन बनानी है इसलिए हम इसे वेस्ट मटेरियल भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। तो बोमेन कैप्सूल के बाद हमारे पास आता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसने रीअब्जॉर्ब कर लेना है वाटर को और ग्लूकोज को। ठीक है, वो मूव अप करेगा, कहाँ पे आएगा, ब्लड डिसेंडिंग लाइन में। डिसेंडिंग लाइन में जब वो आएगा तो यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी और असेंडिंग लाइन से जब वो आएगा तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी किसकी, साल्ट की हो जाएगी। ठीक है, जब ऊपर जाएंगे तो डिस्टल कन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल ने दोबारा से क्या करना है, वो जो हमारे पास सेक्रीशन वगैरह आ रही है उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेना है और इसे दोबारा किस में भेज देना है, ब्लड में भेज देना है। अगर बॉडी में पानी की कमी है तो वाटर को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर जो होगा वो ब्लड में चले जाएगा और जो हमारा यूरिन होगा वो हमारा हाइपरटोनिक बनेगा क्योंकि उसमें साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और पानी की कंसनट्रेशन क्या होगी, कम होगी। क्लियर हो गया। चार चीज़ें बताई हैं। प्रोक्सिमल कन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल ने वाटर और ग्लूकोज को करना है, डिसेंडिंग ने वाटर को, असेंडिंग ने साल्ट को रीअब्जॉर्ब करना है और डिस्टिल ने वाटर को रीअब्जॉर्ब करके किसके पास भेज देना है, ब्लड के पास भेज देना है। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में हमने हमारे पास क्या है, ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सोल्यूशन क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड जो होते हैं वो ब्लड से लैदा होकर रीनल ट्यूब्यूल के पास चले जाते हैं। रीनल ट्यूब्यूल जो होता है वो कहाँ पर जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट यानी सबको कलेक्ट करने वाली नाली होती है। यहाँ से जो कलेक्टिंग डक्ट से सारा जो होता है हमारे पास फिल्ट्रेट जो होता है वो जब यूरेटर के पास जाता है तो उसे यूरिन का नाम दे देते हैं क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट से जितना भी आ गया वो सारा का सारा जो होता है वो यूरिन होता है। ठीक है, और फिर इसे क्या किया जाता है, यूरानी ब्लेंडर से लेकर बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। अब नीचे देखें, फंक्शन क्या किडनी का, यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला प्रेशर फिल्ट्रेशन है, जब ब्लड किडनी के अंदर एंटर होगा किसके थ्रू, रीनल आर्टरीज़ के थ्रू। आर्ट्रियोल से होता हुआ ग्लोमेरुलस के पास जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा था ग्लोमेरुलस जो होता है वो नेटवर्क होता है किसका, आर्टरीज़ का या कैपिलरीज़ का। प्रेशर जो होता है ब्लड का बहुत ज़्यादा हाई होता है। ज़्यादातर वाटर, साल्ट, ग्लूकोज और यूरिया जो होते हैं वो ग्लोमेरुलस कैपिलरी से गुजर कर किसके पास चले जाते हैं, बोमेन कैप्सूल के पास चले जाते हैं। जब यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है इसे क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। सेकेंड स्टेप जो होता है वो
सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो ब्लड कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ये ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। कुछ वाटर और ज़्यादातर ग्लूकोज जो होते हैं वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्ब कर लेता है, साल को रीअब्जॉर्ब करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू और वाटर को जो ऑस्मोसिस के थ्रू। डिसेंडिंग लाइम जो होता है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, असेंडिंग लाइम जो होता है वो साल्ट को रीअब्जॉर्ब करता है। इसे लूप ऑफ हेनले का नाम देना है, डिसेंडिंग और असेंडिंग लाइम, ठीक है। और डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होते हैं वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। थर्ड स्टेप हमारे पास ट्यूबलेट सेक्रीशन है। डिफरेंट आयंस, कैरेटिन एंड यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह जो होते हैं वो ब्लड से किसके अंदर चले जाते हैं, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर चले जाते हैं। ये ताकि किया जाता है ब्लड का मेंटेन किया जाए pH जो कितना होता है 7.37 से 7.45 तक, यानी न्यूट्रल ऑलमोस्ट। जब ये सारे स्टेप्स हो जाते हैं तो फिल्ट्रेट जो होता है रीनल ट्यूब्यूल में, उसे क्या नाम देते हैं, यूरिन। ये कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, पेल्विस में जाता है, यूरेटर पे जाता है, यूरेटर से यूराइनरी ब्लैंडर में, यूराइनरी ब्लैंडर से यूरेथ्रा में, और बॉडी से क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने केमिकल कंपोजिशन बताई है कि यूरिन के अंदर जो आमतौर पे 1 लीटर में कितना यूरिन होता है। वाटर तो ऑलमोस्ट 95% होता है। यूरिया जो होते हैं 1 लीटर में 9.3 ग्राम होते हैं। क्लोराइड आइंस जो होते हैं 1 लीटर में 1.87 ग्राम होते हैं। सोडियम आइंस 1 लीटर में 1.17 ग्राम होते हैं। पोटाशियम आइंस 0.750 ग्राम। दूसरे आइंस या कंपाउंड जो होते हैं उनकी अमाउंट्स क्या होती है, वेरिएबल होती है। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपने करना है। और बेटा आपने डायग्राम मुझे लाजमी बना के दिखानी है ताकि पता चले कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है या फिर नहीं की। ठीक हो गया, यहाँ तक करना है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।